ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। हम सभी को पता है कि अगर हम सही माइंडसेट से चलेंगे तो शायद हमारा सक्सेस, हमारा यश हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर वही माइंडसेट गलत रहेगा तो शायद हम यश के पास जाते जाते हम फेल्योर भी हमको मिल सकता है। तो माइंडसेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें हमेशा याद रखना रहेगा। तो इस सत्र में हमने ये बताया था कि हमारी ये जो जर्नी है वेट मैनेजमेंट की, ये कोई मैराथन नहीं है कि मुझे 10 मिनट भागना है या 1 घंटा भागना है और मेरी जर्नी खत्म हो गई। ये हमारी लाइफ की जर्नी है। तो हमें इसमें एक एक चीजों को दिनचर्या में आत्मसात करते हुए धीरे धीरे करके आगे लेके जाना है और हमारे लाइफ टाइम के लिए उसको अचीव करना है। तो ये हमारा ध्येय रहना चाहिए। तो हमने इसमें ये भी जाना था कि कैसे हम हमारे विचारों में, हमारे माइंडसेट, हमारी थॉट प्रोसेस में एक तरीके से जकड़ जाते हैं। तो वो जो जाला रहता है हमारे विचारों का, वो एक थॉट रहता है जो प्रोवोक करता है हमारी फीलिंग्स को। अगर वो फीलिंग्स नेगेटिव रहेगी तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव की तरफ जाएगा, लेकिन फीलिंग अगर पॉजिटिव है तो एक्शन भी पॉजिटिव रहेगा और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमने उसमें जाना था। साथ ही साथ में हमने ये जाना था कि हमें कैसे हमारे फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको रिकैप के लिए बताऊंगी कि आपको याद आ जाएगा ये कंसेप्ट। इसमें हमने बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ ज्वाइन हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि वाइफ हस्बैंड का सक्सेस देख के उनको इन्फेरियर फील हो। इनफैक्ट सजेशन ये था कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट ये बताएगा कि हस्बैंड ने अगर सक्सेस मिला है तो वाइफ फॉर एग्जाम्पल उसको फॉलो करेगी, उनको इंस्पिरेशन करके लेगी और समझेगी कि मेरे में मैंने क्या गलत कर दिया था। तो उनका इंस्पिरेशन लेके, हस्बैंड का इंस्पिरेशन लेके वाइफ का भी सक्सेस बनेगा। तो ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि अच्छा वो कोई मेरा काउंटर पार्ट या मेरे जो भी साथ के लोग हैं वो सक्सेस मिल पा रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये फिक्स माइंडसेट हो गया। तो हमको फिक्स माइंडसेट को चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने वहाँ बहुत डिटेल में जाना था। साथ ही हमने ये जाना था कि हमने क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो एक रिकॉल हमने वहाँ पे कराया था। और रिकॉल में हमने ये किया था कि कैच इट, चेक इट एंड चेंज इट। तो क्या कैच करना है, जैसे मैंने कमिटमेंट फॉर्म फिल किया था जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो क्या मैं वो कमिटमेंट फॉर्म को जो मैंने कमिटमेंट लिया था उसके साथ चल रही हूँ या नहीं, ये मुझे कैच करना है। और बाद में चेक करना है कि मैंने कितना हद तक उसको कितने परसेंट मैंने उसको फॉलो किया है, वो चेक करना है। और चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि अगर मैंने इसमें कोई गलतियां की है तो वो मुझे चेंज करनी है। ये रहेगा हमारी फ्यूचर बैच के लिए भी। मतलब आप अगर कल किसी को गाइड करोगे तो आपको भी ये पॉइंट उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, उनको आगे बताना है। तो यह हो गया था हमारा पहला सत्र। दूसरा सत्र था हमारा स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। और वो कैसे स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और हमें उसमें पता चला था कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ स्टार्चेस रहते हैं और क्या है रेट्रोग्रेडेशन, और कैसे ये हमें खाने में या हमारे फेवरेट खानों को हम यूज करते हुए भी हमारा वजन को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल टॉपिक था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था, मैं बोलूंगी सभी को कि आपको राइस अगर पसंद है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो और राइस का आनंद भी ले सकते हो और उससे वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हमने ये जाना था कि सबसे पहले कि स्टार्च के स्ट्रक्चर कैसा है, स्टार्च की क्लासिफिकेशन क्या है। उसमें हमने जाना था कि रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च एंड स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च। और तीसरा जो था वो था रेजिस्टेंस स्टार्च। तो रेजिस्टेंस स्टार्च में भी तीन अलग अलग टाइप थे उसके क्लासिफिकेशन में। एक था फिजिकली इनडाइजेस्टेबल, जिसमें कि हमारे मिलेट्स आते हैं जो कि मिल किए हुए रहते हैं। तो उनका जो कवरिंग रहता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। तो जब वो अनप्रोसेस्ड रहता है मिलेट्स हमारे, तो वो हमारे फिजिकल इनडाइजेस्टेबल रेजिस्टेंस स्टार्च में आएगा। दूसरा है जो बिना पकाए हुए, जैसे पोटैटो है या दूसरे कोई चीजें हैं जो बिना पकाए हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस स्टार्च रहेगा। और रेट्रोग्रेडेड क्या रहेगा, जो हमने जाना था कि जो
कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है, जैसे कि पोटैटो है या राइस है, जिसको हमने पकाया है और पका के उसको ठंडा कर दिया है, और ठंडा करने के बाद में जब हम उसको यूज करेंगे तब उसको हम स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन बताएंगे। तो हमने इसमें जाना था कि रैपिडली डाइजेस्टेबल जो स्टार्च रहता है वो कितना फास्ट या कितना ही जल्दी आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, तो स्पाइक अप कर देता है। और जिससे कि ये हो जाता है कि एकदम से आपको एनर्जी मिलती है और एकदम से डाउन हो जाती है, और फिर से हमें भूख लग जाती है और खाने की क्रेविंग्स होने लगती है। लेकिन आप अगर स्टार्च को रेट्रोग्रेडेड करोगे, जिससे कि वो खाने में बहुत धीरे धीरे तरीके से रिलीज होगा या पूरे तरीके से नहीं घुल मिलेगा शुगर में, ब्लड शुगर में, और उसकी मात्रा जो है ब्लड के शुगर में बहुत कम हो जाएगी, और इस तरीके से आप आपके राइस का आनंद भी ले पाएंगे, और उससे आपके शुगर की, ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो भी नहीं बढ़ेगी। अब इसमें ये हमने देखा था कि क्या 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 न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है रेजिस्टेंस स्टार्च के। तो रेजिस्टेंस स्टार्च से रेट्रोग्रेड जब हम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप कुक करोगे उसको और ठंडा करोगे तो वो इनडाइजेस्टेबल हो जाएगा, तो रेट्रोग्रेडेशन हमने उसे बोला था। तो उसके क्या फायदे फायदे हैं, तो ये खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, खाने का ग्लाइसेमिक लोड कम कर देगा, इससे हमारा पेट भरा रहेगा, तो सटाइटी की फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हमारे माइक्रोबायोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए खाना बनेगा, तो हमारा गट हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ हमारे हेल्दी वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट जर्नी के लिए हेल्पफुल होगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ताकि हमारा जो एक्सेस शुगर हमारे ब्लड में मौजूद है ऑलरेडी, उसको ये डाइजेस्ट कर पाएगा, या उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ये जगह बना के देगा। तो इसीलिए इस तरीके का कुकिंग प्रैक्टिसेस, माइंडफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस या कॉम्बिनेशंस हमने करना है, जिससे कि राइस को बना रहे हो उसमें ही आप कुछ ग्रेन्स डाल देते हो, कुछ वेजिटेबल्स डाल देते हो और उसको खाते हो, तो आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। साथ ही साथ इसी राइस को आप ठंडा करके जब लेते हो तो आप उस स्टार्च को आपके शरीर में घुलने मिलने नहीं दोगे। अब आगे चलते हुए देखेंगे कि एक्सरसाइज वर्सेस डाइट फॉर वेट मैनेजमेंट। तो इसमें हमने जाना था कि कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस क्या है। तो इसमें आपको याद होगा कि तराजू दिखाए हुए थे, जिसमें कि आप अगर जितना एनर्जी इनटेक ले रहे हो उतना ही एनर्जी आउट करोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके वजन को बैलेंस करेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि ये एक तराजू में दिखाया था कि एनर्जी इन जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एनर्जी आउट या एक्सपेंडिचर जो है, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत कम है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका वजन बढ़ेगा। तीसरा केस ये था कि जिसमें आप एनर्जी कम ले रहे हो, लेकिन आप एनर्जी आउट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उसमें आपका वेट, वजन घटेगा। तो ये आपका एनर्जी का बैलेंस हमने जाना था। इसी के साथ में हमने कैलोरी डेफिसिट भी वहां पे जाना था, कि अगर मैं 2000 किलो कैलोरी ले रही हूँ और 2500 अगर मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, तो 500 कैलोरीज जो है मैंने यूटिलाइज ज्यादा कर ली है, तो इससे क्या होगा, मेरे वजन को घटने के लिए फायदा मिलेगा। और ऑन द अदर साइड अगर मैं 2000 किलो कैलोरी लेती हूँ और मैं एक्सपेंडिचर आउटपुट जो है एनर्जी का वो भी 2000 ही करती हूँ, तो मेरा मेरा वेट मैनेज रहेगा, लेकिन घटेगा नहीं। तो जिनको वेट मैनेज करना है उनको उस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जिनको वजन घटाना है उनको एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर हमें और कौन से तरीके थे जो हमने वहां पे जाने थे। तो एनर्जी इन हमारा होता है हमारे खान और पान में। तो जो हम सॉलिड फूड खाते हैं या जो लिक्विड हम लेते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे होता है, तो 70% एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है हमारे बीएमआर से, बेसल मेटाबॉलिक रेट से। बाकी के बचे हुए जो थे उसमें से एक था एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, उसमें 5% घटेगा। नीट जो हमारा एक्सरसाइज का एक तरीका हमने बताया था कि आप हर जगह हर समय नीट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि 15
प्रतिशत आपका एनर्जी आउटकम ज्यादा हो जाएगा। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो खाने में ऐसी ऐसी चीजें ऐड करनी है जो थर्मिक इफेक्ट बढ़ाते हैं, उसका 10% एनर्जी आउटपुट बढ़ेगा। तो ये आप चीजों को जब आत्मसात करोगे तो आपका एनर्जी का आउटकम जो है, आउटपुट जो है वो ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ हमने 80-20 का रूल जाना था, तो उसकी जनरल गाइडलाइंस हमने बताए थे कि एक कंसेप्शन है लोगों का, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि 80% अगर मैं खाने का ध्यान देता हूँ और 20% एक्सरसाइज कर लेता हूँ या अदर वे, तो मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है और ये मेरा सक्सेस रहेगा वेट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसकी कोई जनरल गाइडलाइन बताई गई नहीं है। तो हम यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच जान रहे थे कि एनर्जी सॉरी एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ डाइट भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने दो क्लिनिकल स्टडीज आपको बताई थी, जिसमें कि दो ग्रुप में देखा गया था, जिसमें एक ग्रुप को डाइट दिया था, दूसरे ग्रुप को ओनली एक्सरसाइज, और तीसरे ग्रुप को डाइट और एक्सरसाइज दोनों दिया गया था। जब तीसरे ग्रुप का देखा गया हॉलिस्टिक वे से, तो तीसरे ग्रुप में जो है वेट लॉस, जो वजन घटा था वो ज्यादा घटा था। तो 80-20 का रूल पूरी तरीके से सही नहीं है। हमें होलिस्टिक अप्रोच को साथ लेके चलना है, जिसमें कि डाइट भी उतना ही रोल प्ले करेगा, एक्सरसाइज भी उतना ही रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ बिहेवियर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें साथ लेके चलना है, तभी हमारा होलिस्टिक अप्रोच जो है वो पूरा होगा। आगे का सत्र हमारा था प्रोटीन एंड फैटी लीवर। तो प्रोटीन एंड फैटी लीवर का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था, उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि हेल्दी लीवर क्या क्या करता है। तो हेल्दी लीवर आप सभी को पता है एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है हमारे शरीर का। सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लीवर के थ्रू होता है। वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट को जमा करके रखता है, वो हमारे शरीर में ब्लड ब्लड की शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत सारे इससे भी ज्यादा कई सारे हेल्दी लीवर के बेनिफिट्स है और हेल्दी लीवर का रोल है। फैटी लीवर क्या होता है? तो फैटी लीवर दो तरीके के हमने बताए थे कि जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल अगर इंटेक होता है तो उसके वजह से जो फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर के सेल्स में, तो उसको हमने अल्कोहलिक फैटी लीवर बताया था। और दूसरा ये रहता है कि मेटाबॉलिक कंडीशन रहती है, उसमें इंसान अल्कोहल नहीं लेता रहता है, लेकिन शरीर में वजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है या मेटाबॉलिक कंडीशन दूसरे होती रहती है, उसके वजह से जो है लीवर के जो सेल्स है उसमें फैट का अक्यूमुलेशन होता रहता है, तो जमा होता रहता है फैट उनमें, तो उसको बोला हुआ था नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो दोनों में आपको कॉज या कारण क्या है ये बहुत क्लियर है। एक में तो अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, दूसरे में है कि इंसान अल्कोहल ना लेते हुए भी उनका जेनेटिक्स, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका वजन, अगर वो ज्यादा वजन वाले हैं, ओबेज है, तो उनमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको उनमें फैटी लीवर की संभावना बढ़ जाती है। जिनमें लिपिड की मात्रा ज्यादा रहती है, डायबिटिक की कंडीशन रहती है, तो उनमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है? ओबेसिटी का, वजन बढ़ने का और फैटी लीवर का क्या संबंध है? तो इसका संबंध ये बताया हुआ था कि जैसे जैसे धीरे धीरे वजन बढ़ता जाता है, जब हमारे शरीर के फैट को शरीर उपयोग नहीं कर पाता है, तो फैट कहाँ जाएगा? फैट शरीर में ही बना रहेगा। तो शरीर में बना रहने वाला फैट धीरे धीरे करके जब लीवर के थ्रू ब्लड से लीवर में पास ऑन होता रहता है, क्योंकि लीवर से वो फिल्टर होता जाता है, तब लीवर के सेल जो है वो फैट को पकड़ के फैट के सेल्स में उसको जमा करना शुरू कर देता है, क्योंकि लीवर को लगता है कि इसको हम बाद में उपयोग करेंगे। लेकिन वो टाइम नहीं आता है, क्योंकि शरीर कभी टाइम नहीं देता है एक्सेस ऑफ फैट को यूज करने के लिए। अब धीरे धीरे वजन बढ़ता जा रहा है और शरीर में जो है वो धीरे धीरे लीवर में फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ऐसा होते होते एक टाइम ये आ जाता है कि जब बहुत ही ज्यादा ग्रेड 1, 2, 3 जो फैटी लीवर के ग्रेड बताए हैं, तो जैसे जैसे फैट उसमें ज्यादा ज्यादा बनता जाएगा लीवर में, वैसे वैसे लीवर को फैटी लीवर में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज हमने उसमें दिखाए थे कि जिसमें देखा गया है कि जब प्रोटीन का प्लांट बेस्ड फूड का जब उपयोग किया गया तो लीवर में ये जो फैट अक्युमुलेशन है ये धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि प्लांट का खाना ही नहीं, प्लांट का प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद देखा गया है लीवर के इस कंडीशन में। जब उसको क्लिनिकल स्टडी में प्लांट प्रोटीन को कंपेयर किया गया एनिमल प्रोटीन के साथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, आई आई ओपनिंग फाइंडिंग थी कि किस तरीके से जो प्लांट प्रोटीन है वो लीवर के अलग अलग एंजाइम्स के ऊपर और जो फैट मेटाबॉलिज्म के पाथवेज है लीवर के अंदर उसके ऊपर प्लांट प्रोटीन का बहुत ही स्ट्रांग एक्शन रहता है, और उसके वजह से जो है धीरे धीरे करके फैटी लीवर की कंडीशन को, अगर वो पहले इनिशियल स्टेजेस में है तो उसको हम धीरे धीरे करके रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मिथ भी था कि लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोटीन जो है वो लीवर के लिए सही नहीं है। लेकिन इसमें हमने ये मिथ भी क्लियर किया था कि जब प्रोटीन आप ले रहे हो मॉडरेट अमाउंट में और सजेस्टेड अमाउंट में, रिकमेंडेड अमाउंट में, एंड प्लांट प्रोटीन, तो उसका बहुत अच्छा और हेल्दी एक्शन देखा गया है लीवर के लिए। तो ये था हमारा प्रोटीन और फैटी लीवर का रिलेशनशिप, और कैसे प्रोटीन फैटी लीवर को हेल्प करता है, उसको कम करने के लिए हेल्प करता है, ये हमने देखा था। आगे चलते हुए हमने देखा था हार्ट और कोक्यूटेन। तो कोक्यूटेन क्या है? कोएंजाइम Q10 ये उसका नाम है। तो कोएंजाइम Q10 जो है वो एंजाइम नहीं है, एंजाइम एक प्रोटीन रहता है और एंजाइम जो है खुद से एक्शन करता है। लेकिन CoQ10 क्या करता है? CoQ10 जो है एक कोएंजाइम है, ये एक केमिकल है जो एंजाइम को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है उसकी एक्शन को और दुगुना बनाने के लिए, उसकी एक्शन को स्ट्रांग करने के लिए। कोएंजाइम Q10 के बहुत ज्यादा शरीर में बहुत ज्यादा बेसिक रोल है। इसका रोल हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जनरेशन से लेके इम्यूनिटी है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, एनर्जी प्रोडक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे जाना था कि हार्ट के ऊपर उसका बहुत क्लोज एक्शन है। तो जो भी हार्ट रिलेटेड कंडीशन वाले लोग हैं उनको आजकल ये जो फिजिशियंस है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स, वो भी CoQ10 सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा एक्शन उसका हार्ट में देखा गया है। साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है CoQ10 का, न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन है, माइग्रेन के केसेस में भी इसका फायदा देखा गया है, मसल्स, स्किन के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर और एंटी एजिंग के जैसे इसके फायदे देखे गए हैं। अब डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? पहली बात, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गई है तो जो प्रोडक्शन होना है कोक्यूटेन का वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की दवाइयां हम लेते हैं तो दवाइयों का भी परिणाम है कोक्यूटेन को कम करने के लिए शरीर में। और एजिंग जब होता है इंसान का तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोक्यूटेन की मात्रा शरीर में घटती जाती है। तो कोक्यूटेन का रोल हमने जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें सप्लीमेंटेशन CoQ10 का करना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे शरीर के जो फंक्शंस है, क्योंकि हमने वहां उस स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि शरीर के हर एक ऑर्गन में CoQ10 की मात्रा कितनी प्रतिशत रहना कितना जरूरी है। तो हर एक ऑर्गन को, इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उनको सभी को CoQ10 की सप्लाई, उनका पोषण मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको CoQ10 का सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी है। और क्लिनिकल स्टडीज में ये पाया गया है, जब संशोधनकर्ताओं ने देखा कि CoQ10 का जब उन्होंने सप्लीमेंट दिया तब देखा गया कि इसकी वजह से जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज का रिस्क का रेट है वो कम हुआ। तो ये हमने देखा कि कैसे CoQ10 हमारे शरीर को हेल्प करता है और क्यों इसके सप्लीमेंट लेने जरूरी है। उसके बाद में हमारा था स्विच योर पार्टी, स्टार्ची टू नॉन स्टार्ची। तो हमने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जाना था कि कैसे दो तरीके के स्टार्च है। एक तो है
हमारे नॉर्मल स्टार्च, जिसमें कि हमने देखा था कि रैपिडली एब्सॉर्ब होने वाले स्टार्च, और दूसरे थे पॉलीसैकेराइड, जो है नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड। तो नॉर्मल अगर स्टार्च आप लेते हो तो वो भी पॉलीसैकेराइड में आते हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन हमने आपको बताए थे। नॉन स्टार्ची में जो पॉलीसैकेराइड्स आते हैं उसमें हमने बताए थे कि कैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या अलग अलग तरीके के रेनबो कलर वाले वेजिटेबल्स को आपको हमारे खाने में इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और क्यों फायदे मिलेंगे? जैसे हमें पता है कि अगर पॉलीसैकेराइड हम लेते हैं जो कि सिंपल स्टार्च है, अगर उसको हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो शरीर में हमारे रक्त में बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा और शुगर की जो मात्रा है वो बहुत जल्दी बढ़ा देगा। तो इससे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो नॉन नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स है उनका क्या रोल है, उसमें हमने केज इफेक्ट देखा था। तो केज इफेक्ट जो है नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स का, वो क्या करता है, वो शरीर में जब हमारे अगर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो उसको हमारे इंटेस्टाइन में ही कैप्चर कर देता है, उसको एक तरीके का आवरण बना देता है, एक बाइंडिंग बना देता है, जिससे कि वो हमारे ब्लड में नहीं घुल घुल पाते हैं, और उसको मोशन से इंटेस्टाइन से ही बाहर निकाल देता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे एक तो आंतों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, गट क्लियर होता रहेगा, हमारा मोशन दिन ब दिन क्लियर होता रहेगा, और साथ ही साथ जो है ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी, सस्टेन एनर्जी, लंबे समय के लिए हमें एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये केज इफेक्ट हमने नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स का देखा था। और क्लिनिकल स्टडीज देखी थी बहुत बड़े मात्रा में लोगों के ऊपर, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड्स को जब यूज किया गया, उसका उपयोग किया गया, तो उसका फायदा कोलेस्ट्रॉल में देखा गया था। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा था, लिपिड जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो कम हुआ था, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ था, साथ ही साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हुआ था। तो स्टार्ची जो है वो कैलोरी डेंस रहते हैं, और नॉन स्टार्ची जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे खाने में रेनबो कलर वाले वेजिटेबल्स को दिननित्य यूज करना है, उसका जो सर्विंग साइज है वो बढ़ाते जाना है। आगे का था हमारा बिल्डिंग योर ब्लू जोन। तो इसमें हमने क्या देखा था, ब्लू जोन आपको सभी को याद होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नया नॉलेज हमें मिला था तब कि दुनिया भर में जब देखा गया तो 5 ऐसे एरिया देखे गए, रीजन्स, जिसमें कि लोगों की आयु लंबी थी। और जब संशोधन किया गया कि लोगों की आयु क्यों लंबी थी, तब उन्होंने एक इसेंस निकाला उन 5 रीजन वाले लोगों का, कि वो क्या क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका खान पान कैसा है। तो जब उन्होंने ये एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि ये जो ब्लू जोन है उसमें लोग नेचर के साथ, नेचर से मिला हुआ एज इट इज खाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, और आपके शरीर में जो एक एंटी एजिंग का जिस जिस तरीके का इफेक्ट है वो बना रहता है, उसके वजह से जो है लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ देखा गया था। साथ ही साथ खाना मॉडरेट है, प्लांट बेस्ड खाना खाया था, वाइजली खाना खाया गया था, और लोगों का एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना ज्यादा था। तो वो जो लोगों का कनेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो प्लांट बेस्ड खाना बहुत एम्फसाइज में इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही आई ओपनिंग वर्ल्ड वाइड फाइंडिंग था। जैसे कि हम समझते हैं कि भारत में लोग ज्यादा शाकाहारी है और बाहर के लोग शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी ज्यादा है, लेकिन ब्लू जोन ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, बाहर में भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग शाकाहार को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और उससे हमें फायदा मिला है। तो उसमें गाइडलाइंस ये भी बताए गए थे, जनरल गाइडलाइंस ये बताए थे कि मीट का उपयोग कम करना है, शुगर का उपयोग कम करना है, डेयरी का उपयोग कम करना है, स्नैक्स और नट्स, स्नैक्स किस चीज का करना चाहिए, तो नट्स या जो लेग्यूम्स रहता है उसके साथ स्नैकिंग करना चाहिए, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए।
इससे क्या फायदा मिला था? तो इससे उन्होंने ये फाइंडिंग देखी गई थी कि हमारा हेल्थ के ऊपर, मतलब हम जब बीमार पड़ते हैं तो उसके वजह से हमको, या डायबिटीज किसी को है तो लाइफ लॉन्ग दवाइयां लेते रहते हैं, तो उसके वजह से जो कॉस्ट हमारे हेल्थ के ऊपर खर्च होती रहती है वो कॉस्ट कम हुई देखी गई। साथ ही साथ 2.9 ईयर से लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ देखा गया था लोगों का। तो ये बहुत ही अच्छा फाइंडिंग था कि हमारा लाइफ स्पैन हम इस चीज से बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हमने आपको टेक अवे दिया था कि आप आपका ब्लू जोन कैसे बनाएं। एक लाइफ रेडियस मॉडल हमने आपको दिखाया था, जिसमें आपको बताया था कि आपके वर्क प्लेस पे, आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, आप वहाँ कैसे आपका रूटीन बनाए रख सकते हैं, कैसे आपको ये नेचर के साथ में रहना है, कैसे खाना आपको प्लांट बेस्ड लेते रहना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल अपने आप से शुरू करिएगा, बाद में आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ये चीजों को शेयर करिए, ये स्प्रेड करिए, ताकि वो लोग भी अपना खुद का ब्लू जोन बना पाए और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बना पाए। तो ये था ब्लू जोन के बारे में। और बाद में था हमारा अगला वाला टॉपिक, अगला वाला सत्र जो था कि फ्रीक्वेंसी हमारे गोल ट्रैकिंग का। तो ये हम सबको पता है कि गोल ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जाना था कि गोल सेटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ गोल ट्रैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट गोल रहने चाहिए जो हमारे स्मार्ट गोल में रहते हैं कि मेजरेबल रहे, अचीवेबल रहे, रियलिस्टिक रहे और टाइम बाउंड रहे। अगर टाइम बाउंड नहीं रहेंगे तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन हमें कोई भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हमने 7 स्टेप्स बताए थे गोल सेटिंग के, कि आपको पहले तो गोल अपना डिसाइड करना है, उसको लिखना है, बाद में आपको उसको मेजर किस तरीके से करना है वो जानना है। साथ ही साथ आपको ये भी एनालाइज करना है कि इसमें रुकावट क्या आ सकती है, मुझे अगर रुकावट आएगी तो मुझे उसके लिए प्लान क्या करना है, उसके लिए कितना टाइमलाइन मुझे करना है। तो ये सब प्लानिंग करने के बाद में लास्ट 7वां स्टेप था कि इन सबको मॉनिटर करना है। तो इससे इसमें भी हमने आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी बताए थे कि जिसमें देखा गया था 2 ग्रुप। एक ग्रुप में जो मॉनिटर किया था उन्होंने अपना वजन, और दूसरा ग्रुप था उन्होंने मॉनिटर नहीं किया था। तो जिन्होंने मॉनिटर किया था उनमें 4.5 kg वजन ज्यादा घटा हुआ देखा गया। तो मॉनिटरिंग कंसिस्टेंटली करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अगर हमें हमें सक्सेस मिलना जरूरी है तो। ये आपको कितना फ्रिक्वेंटली ट्रैक करना है, तो इसके लिए आपके हेल्थ कोच जो है वो आपको गाइड करते रहते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक अलग केस रहता है। तो केस बाय केस आपके हेल्थ कोच आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना फ्रिक्वेंटली आपके गोल को चेक करना है। नेक्स्ट हमारा था सर्कुलेटरी हेल्थ। इसमें हमने देखा था कि हेल्दी हार्ट क्या क्या करता है। हेल्दी हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई अगर रिस्क फैक्टर है उनको भी बैलेंस करता है। तो हार्ट के बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्यों जरूरी है, लेकिन ये जानना जरूरी था हमें कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सर्कुलेटरी हेल्थ, हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एक है एज, दूसरा है हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी आदतें, अगर स्मोकिंग की जैसी आदतें हैं, या मेटाबॉलिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठा काम ज्यादा करते हैं, वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी है, हाई लिपिड लेवल्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल है हमारे, और अगर हमारा जेंडर, तो जेंडर में भी हमने देखा है कि हार्ट सर्कुलेटरी हेल्थ के ऊपर उसका प्रभाव होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि ओबेसिटी का हार्ट के ऊपर, हमने देखा कि अगर थोड़ा भी वजन बढ़ जाता है तो हमारा बीपी चेंज हो जाता है। तो बहुत ही क्लियर कट उसका संबंध है कि अगर वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी रहेगा, तो सर्कुलेटरी हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हमें 8 चीजें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताए हैं, जो कि है 150 मिनट हफ्ते में आपको एक्सरसाइज जरूर से करनी है, अच्छी नींद लेनी है, आपको ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, बीएमआई देखना है, आपका लिपिड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी आपको चेक करना है, आपको लिमिट करना है, अगर कोई एडिक्शंस है तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनको सबको लिमिट करना है, कैलोरीज को लिमिट करना है। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक जो हमारा
लास्ट टॉपिक है ऑप्टिमल हेल्थ वेट मैनेजमेंट का। तो इसमें हमने जाना था, बहुत ही रिसेंट टॉपिक है तो मैं ज्यादा उसके ऊपर रिकैप नहीं करूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। इसमें 8 एस्पेक्ट हमने जाने थे। 8 एस्पेक्ट में था इमोशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो ये सारे हेल्थ एस्पेक्ट हमने जाने थे। हमें हेल्दी क्यों बने रहना है, हमने जाना ब्लू जोन में जिस तरीके से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें अच्छी चाहिए, लंबी लाइफ, हमें आयु लंबी चाहिए लेकिन अच्छी आयु चाहिए। तो हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन बहुत जरूरी है, इसलिए हमें हेल्दी बने रहना है। और सीक्रेट्स क्या थे इस चीज के, हेल्दी लाइफ, ऑप्टिमल हेल्थ के? तो डाइट है, एक्सरसाइज है, अच्छी नींद है, स्ट्रेस कम करना है, सपोर्ट सिस्टम है, हमारे मित्रों का, हमारे फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनाए रखना है, हेल्दी वेट बनाए रखना है और रेगुलर फिजिकल चेकअप करना है।